सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिस्ट क्लास पर आपको बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी के, आर्ट ऑफ कल्चर के और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर बीएसटीसी एग्जाम या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? लूणी बेसिन में स्थित है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन आपको यहाँ 4 दे दिए गए हैं। नक्की झील, सिलीसड़ झील, सी ऑप्शन में पचपदरा झील और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तलवाड़ा झील। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? लूणी जो बेसिन का हिस्सा है वे कौन सी झील है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। पचपत्रा जो झील है ये कौन सी जिले में है? ये है बालोतरा जिले में। और सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक कौन सी झील में मिलता है? तो पचपत्रा झील में। और इसमें है जो कि सोडियम जो क्लोराइड की मात्रा है 98% पाई जाती है। ठीक है, पचपत्रा झील। क्वेश्चन नंबर का सकता है कि पचपदरा झील कहाँ पर है? तो ये है बालोतरा में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक, खाने योग्य नमक। और इस झील में है जो कि सोडियम जो क्लोराइड की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 98%। यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो पचपदरा झील है इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है तो 98% पाई जाती है। क्योंकि जो पचपदरा झील है ये लूणी बेसिन का हिस्सा है। लूणी बेसिन के बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नक्की झील तो कौन से जिले में है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और सिलीसड़ झील अलवर जिले में स्थित है। और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कि निम्न में से पोपेन के अनुसार निम्न में से पोपेन के अनुसार असंगत है। असंगत है। ऑप्शन क्या दे दिए गए हैं आपको? दक्षिणी राजस्थान भी ऑप्शन में आपको दिया गया है। उत्तरी राजस्थान, पोपेन के अनुसार बताना है इनसे आपको कौन सा कथन असंगत है। अर्धशुष्क मरुस्थल, डी ऑप्शन में आपको यह दे दिया गया है शुष्क मरुस्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे कि निम्न में से पोपेन के अनुसार असंगत है। पोपेन है जो कि जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। पोपेन के अनुसार जलवायु को उन्होंने 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है पोपेन। ठीक है, किस किस भाग में बांटा है? शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में, इसके अलावा अर्धशुष्क उपाद्र जलवायु में, उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु में और अति आर्द्र जलवायु में। ठीक है, राजस्थान में नक्की के हिसाब से समझ लो।
कि कोप्टे ने राजस्थान की जो जलवायु है इसको 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया है। ठीक है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा अर्ध शुष्क एवं उपाद्र जलवायु दूसरे नंबर पर। अर्ध शुष्क एवं उपाद्र जलवायु। ठीक है, तीसरे नंबर पर इन्होंने बांटा है उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु। ठीक है, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर इन्होंने बांटा है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, और इनके लिए किस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है वो लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कोड का यूज किया है। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कोपेन के अनुसार असंगत है। ठीक है, तो AW यानी अति आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान में। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा उपाद्र एवं उप आर्द्र जलवायु उत्तरी राजस्थान, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु है तो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? उत्तरी राजस्थान। ये वाला असंगत कथन है, हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अर्धशुष्क एवं उपाद्र जो जलवायु है वे पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थल में। ये वाला ऑप्शन भी सही है। इसके अलावा शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है शुष्क मरुस्थल में। ये वाला ऑप्शन भी सही है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और कोपेन ने है जो कि जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे बताया है? तो वनस्पति को। ठीक है, तो कोपेन ने इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 3। क्या पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कि राजस्थान में खस उत्पादित होती है। राजस्थान में खस उत्पादित होती है। ऑप्शन जयपुर, अलवर। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है टोंक, सवाई माधोपुर। सी ऑप्शन पे दिया गया है क्या? भीलवाड़ा, अजमेर। डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर? चित्तौड़गढ़, राजसमंद। ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो राजस्थान में खस उत्पादित होती है, कौन से जिलों में उत्पादित होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कौन से जिलों में उत्पादित होती है? तो और राइट आंसर बी ऑप्शन। खस क्या है? तो खस है एक सुगंधित घास। क्या है ये? सुगंधित घास। और जो खस का जो प्रयोग है इसमें किया जाता है पर्दे बनाने में। क्वेश्चन बनकर सकता है कि जो खस का प्रयोग है या फिर किस काम में ली जाती है ये? तो पर्दे बनाने में। पर्दे बनाने में काम में आती है, काम में आती है। ठीक है, और कौन से जिलों में उत्पादित होती है ये? ये होती है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। इन जिलों में पाई जाने वाली है सुगंधित घास है खस। ठीक है, जिसका प्रयोग पर्दे बनाने में किया जाता है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र
अनुसंधान संस्थान, संस्थान की स्थापना की गई। ऑप्शन क्या दिया गया है? 1971, 1985, 1959 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1966। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई थी? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? 1959 में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसे कहते हैं काजरी। ठीक है, और काजरी जो अनुसंधान है ये कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, और जो इसकी स्थापना है ये कब की गई थी? 1959 में। ठीक है, चाहे तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोल दो या फिर काजरी अनुसंधान संस्थान, ये 1959 में इसकी स्थापना की गई थी और ये अनुसंधान है जोधपुर में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। इसके अलावा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, अगर क्वेश्चन बनकर आ जाएगी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान यानी आखिरी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? आखिरी तो 1985 में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आखिरी अनुसंधान कहाँ पर है? जोधपुर में, इसकी स्थापना 1985, या फिर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, इसकी स्थापना 1959 और कहाँ पर है? तो जोधपुर में। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन सिरोही, प्रतापगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है धौलपुर, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बताइए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ में। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? प्रतापगढ़। ठीक है, और सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? बताइए 1979 में। तो सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आया कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चौसिंगा, इसके अलावा चौसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है। या फिर चीतलों की मातृभूमि कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर सकता है कि चीतल की मातृभूमि, चीतलों की मातृभूमि कहा जाता है तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा जो सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक सागवान के जो वन है वे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो सीता माता अभ्यारण्य। इसके अलावा सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है ये, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य। तो आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जा रही है इसे याद कीजिए आप, सभी क्वेश्चन यहाँ से ढूंढ कर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। सिरोही में तो कौन सा अभ्यारण्य है? माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य ये सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, और धौलपुर में कौन कौन से अभ्यारण्य है? तो एक तो है रामसागर,
राम सागर, इसके अलावा वन विहार या फिर केसर बाग। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। और उदयपुर में है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उदयपुर में। या फिर फुलवारी के लाल अभ्यारण्य, फुलवारी की लाल अभ्यारण्य, ये उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? कब की गई? ऑप्शन 1955, 1956, सी ऑप्शन में 1952 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1958। बताइए कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? कब की गई थी पर्यटन विभाग की स्थापना? ध्यान देने वाली बात ये है, पर्यटन विभाग। तो बताइए पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। या राइट आंसर बी ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि पर्यटन पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो क्या करोगे? ये पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1978 में। ठीक है, और इसका जो कार्य प्रारंभ है ये कब हुआ था? 1979। ठीक है, ध्यान में रखना है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? 1989 में। ठीक है, इनमें काफी अंतर है। तो इसके अलावा पर्यटन निदेशालय, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? पर्यटन निदेशालय की स्थापना तो वो की गई थी 1955 में। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या फिर पर्यटन जो विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। इसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है जो 1978 में की गई थी और कार्य प्रारंभ हुआ था 1989 में। या फिर पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दे दिया गया था? 1989 में दिया गया था। या फिर पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1955 में और इसका मुख्यालय था जयपुर। ठीक है, या फिर पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में और इसका मुख्यालय रखा गया था जयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। ये तो राजस्थान की जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं कला संस्कृति का क्वेश्चन नंबर 7। लोकगीत ओलियो गाया जाता है। ऑप्शन किसी की याद में, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है वीरता के महिमा मंडल में। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाई शोक की घड़ी में, शोक की घड़ी में। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उत्सव के अवसर पर। बताइए क्या करोगे राइट आंसर? कि लोकगीत ऑडियो गाया जाता है, कब गाया जाता है ये?
ट्यूशन तो वहां से ही घूम फिर कर आ रहे हैं, यहाँ पर पूछने का तरीका चेंज किया जा रहा है, तो ऑप्शन में परिवर्तन किया जा रहा है। तो और जो गीत है ये पुत्री के याद पर, पुत्री के है जैसे विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, किसी की याद में, यहाँ ए ऑप्शन ओडी गीत, पुत्री की विदाई पर भी गाया जाता है ओडी, पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला, गाया जाने वाला गीत। क्वेश्चन बनकर सकता है कि पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो ऑडियो गीत, या फिर किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, ऑडियो। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। सम्मिलित करें, सम्मिलित करें। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर तो आपको वाद्य यंत्र दे दिए गए हैं, और यहाँ दे दिया गया है आपको जाति। ठीक है, तो सम्मिलित करना है। ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया गया है, सारणी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंडी, मामलिया, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, सामायिक, लंगा, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रावण हत्ता, रावण हत्ता, कालबेलिया। तो इसे आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं क्या भाई, 1 2 3 4, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 2 1, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 3 4 2। बताइए क्या करोगे राइट आंसर इसका। सुमेलित करें, वाद्य यंत्र और जाति दे दी गई है कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है किस जाति के द्वारा बजाया जाता है। सारंग की जो वाद्य यंत्र है लंगा जाति के द्वारा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर 1 आ रहा है तो वैसे कट हो गया, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है इसी ऑप्शन को देगा। तो सारंगी तो लंगा जाति के द्वारा, और पूंगी, पूंगी बजाई जाती है कालबेलिया के द्वारा, 3 और 4, कामायचा मांगणी आरो के द्वारा, दूसरा ऑप्शन, और रावण हत्ता भोपो के द्वारा, एक। ठीक है, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नीचे नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट नो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की। ऑप्शन दे दिए गए हैं, मानसिंह, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भामाशाह, और झाला बीघा, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कि ये सभी। बताइए क्या करोगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की, किसने की थी महाराणा प्रताप की रक्षा हल्दी घाटी के युद्ध में, तो झाला बीघा। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। किसके बीच में हुआ था ये हल्दी घाटी का युद्ध, और कहाँ पर हुआ था, तो राजसमंद में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो राजसमंद। किन किन के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर।
ठीक है, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो रक्षा कितने की थी? 6 लाख की। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई फटाफट। 10। क्वेश्चन नंबर 10। किस शासक को हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सवाई देवी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराणा प्रताप, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराणा प्रताप, डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? महाराणा कुंभा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। किस शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन। हिंदू सुल्तान के नाम से महाराणा कुंभा। इसके अलावा महाराणा कुंभा को और कौन कौन से उपाधि से नवाजा गया था? बताइए महाराणा कुंभा को हाल गुरु, दान गुरु या फिर अभिनव भट्टाचार्य, किस बनकर आ सकता है? महाराणा कुंभा। इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? तो अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य या फिर हाल गुरु, दान गुरु या फिर हिंदू सुल्तान। इसकी उपाधि से नवाजा गया है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा प्रमुख रचना कौन कौन सी थी? बताइए। प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, सुधा प्रबंध, रसिक क्रिया या फिर चंडी शतक, ये इनके प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह को सवाई की जो उपाधि है ये तो देखिए औरंगजेब ने। और सवाई जयसिंह को अगर पूछ लिया जाए कि राजराजेश्वर की उपाधि किसके द्वारा दी गई है तो मोहम्मद शाह के द्वारा। और महाराणा प्रताप को कौन सी उपाधि दी गई है? तो बिंदुपत की उपाधि दी गई है। इसके अलावा महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। यह राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो उपाधि दी गई है वो कौन से शासक को दी गई है? तो महाराणा कुंभा को। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। एनास एंड एंटीक्विटीज, एनास एनास एंड एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पर किसने लिखी? ऑप्शन जॉर्ज फॉक्स, बी ऑप्शन में जेम्स टोड, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है डी।
और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, फिलिप नेशन। फिलिप नेशन। बताइए कि एनास एंड एंटीबॉडीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक के लेखक कौन कौन है? जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। राइट आंसर बी ऑप्शन। जो जेम्स टोड है इन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इतिहास के जनक है तो जेम्स टोड, या फिर घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जेम्स टोड ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में। और कौन सी पुस्तक में किया था? एनास एंड एंटीबॉडीज ऑफ राजस्थान में। ठीक है। इसके अलावा जो जॉर्ज थॉमस थे इनके द्वारा तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग थॉमस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। ठीक है। या फिर बी ईस्वी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजपूतों को होने की संतान किसने बताया है? में। ठीक है। राजपूतों को होने की संतान बताया, किसने बताया है? वीक। ठीक है। तो आज के 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।